8 सितंबर को नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ 20 से 25 साल की युवा सड़कों पर उतरे, जिन्हें जैन जी कार्यकर्ता कहा जा रहा है। ये प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि नेपाल की संसद, सुप्रीम कोर्ट, पॉलिटिकल पार्टियों के ऑफिस, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों के घर और सबसे खास काठमांडू का सिंह दरबार, इन सबको प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, पूर्व पीएम झालानाथ खनाल की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। एक और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी को घर में घुसकर पीटा गया। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। सरकार को लगा था कि बैन हटा लेने के बाद युवा शांत हो जाएगा, लेकिन युवा केपी ओली शर्मा सरकार से तंग आ चुके थे। अब उन्हें और सत्ता पर नहीं देखना चाहते। प्रदर्शन के अगले ही दिन यानी 9 सितंबर की रात को सरकार ने बैन हटा लिया था, लेकिन ये प्रोटेस्ट शांत नहीं हुआ। ओली सरकार को ये समझने में समय लग गया कि युवाओं का ये प्रदर्शन सोशल मीडिया नहीं बल्कि बेरोजगारी, महंगाई और वीआईपी कल्चर के खिलाफ है, जिनसे नेपाल के लोग दशकों से परेशान हैं। युवाओं की ये लड़ाई बेलगाम सरकार और भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में ये प्रदर्शन खड़ा कैसे हुआ, नेपाल में अब आगे क्या होगा और क्या भारत के लिए नेपाल में अस्थिरता आना खतरनाक साबित हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने का फैसला किया। सरकार ने यह बैन उन प्लेटफॉर्म पर लगाया जिन्होंने नेपाल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। 3 सितंबर के बाद से जेनजी यानी 20 से 25 साल के युवा इसका विरोध इंटरनेट पर कर रहे थे, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी तो जेनजी कार्यकर्ताओं ने 8 सितंबर की सुबह सड़क पर उतरे। नारा था, सोशल मीडिया पर पाबंदी खत्म करो, भ्रष्टाचार रोको। अब तक ये प्रदर्शन सिर्फ सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं रह गया था, बल्कि सरकार में चल रहे भ्रष्टाचार, तानाशाही और नेपो किट के खिलाफ हो चुका था। सरकार ने प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। 8 सितंबर को प्रदर्शन उग्र होता देख पुलिस ने गोलियां चलाई। ऐसे में भीड़ और उग्र हो गई। अगले दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। 9 सितंबर देर रात सरकार ने बैन हटाने का फैसला किया। इस दौरान 19 लोगों की जान जा चुकी थी। बैन के बाद प्रदर्शन शांत नहीं हुआ। युवाओं ने केपी शर्मा गद्दी छोड़ो के नारे लगाने लगे। सेना ने पीएम को सलाह दिया कि वो जब तक अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे इस भीड़ को काबू नहीं किया जा सकता। 10 सितंबर को पीएम केपी ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही नेपाल के राष्ट्रपति ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, वहां के सभी मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन भीड़ पर काबू नहीं पाया जा सका। सवाल यह है कि नेपाल के लोगों के अंदर सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा आया कैसे। नेपाल में पिछले 13 सालों में 16 सरकारें बनी हैं। इसमें भी सिर्फ 3 से 4 लोगों के बीच ही सत्ता घूमती रही। वहां पर डेमोक्रेसी पूरी तरह अब खत्म होने के कगार पर थी। सरकार हर चीज पर कंट्रोल करना चाहती थी। पिछले 1 दशक से वहां की सत्ता केपी शर्मा ओली, पुष्प कमल प्रचंड और शेर बहादुर देउबा के बीच घूम रही थी। इन तीनों नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और एक दूसरे को बचाते हुए सरकार चलाते रहे। तो वहीं नेताओं के परिवार से आने वाले लोगों को सब कुछ मिल रहा था, वो सोशल मीडिया पर शोबाजी भी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जो आम लोग हैं वो भुखमरी, बेरोजगारी का शिकार हो रहे थे। लेकिन वहां की सत्ता को इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। नेपाल में सरकार के इस रवैये को लेकर लोगों में धीरे धीरे गुस्सा बढ़ रहा था, जिसका नतीजा अब आप लोगों के सामने है। अब नेपाल में कोई राजनीतिक कमान संभालने वाला नहीं है। भारत के नेपाल में एम्बेसडर रहे रंजीत राय ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। गुस्से को मुझे यही लगता है कि वो अंडर एस्टिमेट, उनको लगा कि हमारी तो देखिए बहुत बड़ा कोalition है, दोनों बड़ी पार्टीज इकट्ठे हो गई थी पार्लियामेंट में, तो पूरा हम कंट्रोल करते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने ये अंडर एस्टिमेट किया कि जनता में आक्रोश कितना है, और आक्रोश केवल सोशल मीडिया की वजह से नहीं था। आक्रोश इसलिए भी है कि इतना वहाँ करप्शन है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप में करप्शन इतना है और उस करप्शन की कोई सजा नहीं मिल रही है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि दोनों बड़ी पार्टीज जो हैं इकट्ठी हुई हैं ताकि जो करप्शन के चार्जेस हैं इनके लीडर्स के खिलाफ उनको दबाया जा सके। और दूसरा ये भी था कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बच्चे जो हैं वो लोग सोशल मीडिया में बड़ा एक्टिव थे, अपनी लाइफस्टाइल दिखाते थे कि इतनी लग्जरी की लाइफ है हमारी, और आम जनता जो थी जो इतनी मेहनत और परिश्रम से अपनी रोजी रोटी कमा रही थी, वो लोग बहुत नाराज थे इससे। तो इस तरह की चीजों से भी आक्रोश जो है बहुत बढ़ा नेपाल में, और ये जो है नेपाल की लीडरशिप बिल्कुल
अंडर एस्टिमेट कर गई। अब आगे क्या होगा? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वहां के बुद्धिजीवी लोगों का मानना है कि अगला कदम एक अंतरिम व्यवस्था ही होनी चाहिए। ओली के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री कौन होगा, सड़कों पर देखते हुए आक्रोश और तमाम दलों के नेताओं को निशाना बनाए जाने के बाद फिलहाल यह एक पेचीदा सवाल है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की जैन जी के साथ बातचीत पर अपनी एकजुटता व्यक्त कर रही हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कार्की या कल्याण श्रेष्ठ इस पद पर दावा कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ काठमांडू के मेयर और रैपर बालेन शाह ने भी जेनजी कार्यकर्ताओं के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक मैसेज में शाह ने देश भर में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने लिखा, अब आपको और मुझे संयम बरतना होगा, आपकी पीढ़ी को ही अब से देश का नेतृत्व करना होगा, तैयार रहें। फिलहाल इस मामले में अभी तस्वीरें साफ नहीं है, लेकिन यह साफ हो गया है कि अब कोई नेपाल की सत्ता संभालने वाला नया व्यक्ति होगा, ना कि किसी पुराने पार्टी से। भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत नेपाल के साथ अपना 1751 किलोमीटर खुली सीमा शेयर करता है। करीब 23 जिले नेपाल से सटे हुए हैं। खुली सीमा का मतलब होता है कि वहां जाने के लिए किसी भी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही आने के लिए। ऐसे में नेपाल में स्थिति बिगड़ने के बाद घुसपैठ की आशंका बढ़ गई है। पहले श्रीलंका, बांग्लादेश, अब नेपाल भारत के 3 पड़ोसी देशों में तख्तापलट हो चुका है। ऐसे में भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। भारतीय खुफिया एजेंसियां जैसे रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी इस स्थिति पर पल पल की नजर रखी हुई हैं। मीडिया सूत्रों के अनुसार एजेंसियां सुनिश्चित कर रही हैं कि नेपाल में भारत विरोधी माहौल न बने, जैसा कि हाल ही में बांग्लादेश में देखा गया, जहां भारत के खिलाफ प्रदर्शन हुए। फिलहाल भारत ने नेपाल से सटे सभी सीमाओं को अलर्ट पर रखा है। तो ये थी नेपाल से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी है रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।